रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपने पति अनुज के साथ नई शादी करके मुंबई शिफ्ट हुई थी। सुमन और अनुज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन सुबह के समय अनुज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी सुमन की आंख खुलती है और वो अनुज को तैयार देखकर कहती है, हाय राम, 9 बज गए सुबह के। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी और खुली नहीं। कोई बात नहीं बेबी, जब से हम मुंबई आए हैं तब से तुम घर सेट करने पर लगी हुई हो। तुम भी तो इंसान हो ना, थक जाती होगी। बस यही सोचकर नहीं जगाया मैंने तुम्हें। फिर भी आपको जगह देना चाहिए था। मैं आपके लिए अब इतनी जल्दी कौन सा नाश्ता तैयार करूं? तुम कुछ मत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम गेट बंद करके आराम करो थोड़ी देर, ठीक है? पूरा दिन काम करके थक जाती होगी तुम। जी ठीक है, लेकिन आप बिना कुछ खाए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इतना मत सोचो, ये सब बातें चलती रहेंगी। तुम दुखी मत हो, मैं बाहर से कुछ न कुछ खा लूंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सा ले आऊंगा। अनुज इतना कहकर अपना बैग उठाकर कमरे से निकलने ही वाला होता है कि तभी सुमन अपना फोन उठाती है और उसमें 8 तारीख देखती है। उसका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में कमर पर हाथ रखकर अनुज के आगे खड़ी हो जाती है। तुम पागल हो क्या? ऐसे बिस्तर से उठ के मेरे सामने दीवार बनकर क्यों खड़ी हो गई हो? हटो सामने से, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज डेट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्यों, तुम्हें डेट देखना नहीं आता क्या? मुझे डेट देखना आता है, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं। शायद डेट देखकर ही आपको याद आ जाए कि आप क्या भूल रहे हैं। आज 8 तारीख है और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। अनुज जी, आज 8 तारीख है। आपने बोला था कि आप मुझे 8 तारीख को मेरी फ्रेंड शालिनी के घर लेकर जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी यार, काम ही इतना था कि मेरा दिमाग से निकल गया। एक काम करो, आज तुम अकेली चली जाओ और उसे मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। और हाँ, वापस आते हुए उसे हमारे घर के लिए इनवाइट जरूर कर लेना। मैं भी उससे मिल लूंगा। प्लीज आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अनुज जैसे तैसे करके सुमन को मना लेता है और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सुमन जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म करके अपनी दोस्त शालिनी से मिलने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद सुमन शालिनी के घर पहुंचती है और दरवाजे की डोरबेल बजाती है। जैसे ही शालिनी गेट खोलती है, सामने सुमन को देखकर चौंक जाती है। अब घूरती रहेगी या अंदर आने को भी कहेगी? सॉरी यार, तुझे ऐसे अचानक से देखकर मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। मुझे पता था तेरा ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा। तभी जब मेरे पति का मुंबई ट्रांसफर हुआ, फिर भी मैंने तुझे नहीं बताया कि मैं मुंबई आ रही हूँ, ताकि तुझे सामने आकर ही सरप्राइज दूं। पागल लड़की, इसे सरप्राइज नहीं चौंकना बोलते हैं। मैं तो तुझे देखकर दंग ही रह गई। मुझे बड़ा मजा आया तेरा ऐसा रिएक्शन देखकर। काश मेरे हस्बैंड भी देख पाते। हाँ तो उनको भी ले आती ना। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, कम से कम अब तो मिल लेती। उनको आज ऑफिस का कुछ जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ पाए, वरना आते। एक काम कर, किसी दिन तू ही आ जा मेरे घर। तेरा पति से मिलना भी हो जाएगा और हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तू मुंबई आ गई है और अब मुझे इस शहर में पराया फील नहीं होगा। शालिनी और सुमन घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करती हैं। सुमन को अपने घर लौटने में रात हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति सीढ़ियों पर बैठा होता है। अनुज जी, आप कब आए? मैं ज्यादा लेट हो गई क्या? हाँ जी मैडम जी, आज आप लेट हो गई। मैं शाम से यहाँ बैठा हूँ, ना जाने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। सॉरी अनुज जी, वो मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अब अंदर चलो। ये सारी बातें तो अंदर भी कर लेंगे। गेट खोलो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनुज के कहने पर शालिनी जल्दी से गेट खोलती है और फटाफट रसोई में जाकर अनुज के लिए खाना बनाने लगती है। दिन बीतते हैं। तभी एक रोज शालिनी बोल्ड शॉर्ट ड्रेस पहनकर सुमन के घर जाती है, लेकिन उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता और वो टेबल पर पड़ी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। तभी अनुज बाहर से आता है और शॉर्ट ड्रेस में पीछे मुंह करके खड़ी लड़की को देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या बात है मैडम, आज तो सुबह मूड में लग रही हो। चलो कम से कम आज तो सुमन ने मेरी पसंद के कपड़े पहन लिए, अभी इसे डराता हूँ। अनुज इतना कहकर इस बात से अनजान कि शॉर्ट ड्रेस में खड़ी लड़की उसकी बीवी सुमन नहीं बल्कि उसकी सहेली शालिनी है, वो धीरे से उसके पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यार फाइनली आज तुमने मेरी पसंद की ड्रेस पहन ली है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अब लग रहा है कि तुम मेरी बीवी हो।
अनुज शालिनी को सुमन समझकर उसे बाहों में भरकर अपने दिल की बातें बोल ही रहा होता है कि सुमन आरती की थाली लेकर वहाँ आ जाती है और अनुज को शालिनी के करीब देखकर उसके हाथों से पूजा की थाली जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो रहा है अनुज जी? तुम वहाँ हो? तो फिर ये कौन है? मैं यहाँ हूँ और वो मेरी फ्रेंड शालिनी है। आपको अपनी बीवी और दूसरी लड़की में अंतर नहीं समझ आता है क्या? अरे सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें भी ऐसी ही शॉर्ट ड्रेस गिफ्ट करी थी ना, तो मुझे लगा तुमने मेरे लिए वो ड्रेस पहन ली है और मुझसे धोखा हो गया। आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके जीजू, मैंने माइंड नहीं किया, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यार तू कितनी किस्मत वाली है, जीजू कितने रोमांटिक हैं। आप ये क्या बोल रही हैं? आपको तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता चला तो आपको तो पता चल गया था ना। आपको तो मुझे रोकना चाहिए था। मैंने सोचा देखूं कि आप क्या बोलते हैं सुमन को, इसीलिए चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी। ओ मैडम, ये मेरे पति हैं, तुम इनसे थोड़ा दूर ही रहो, समझी? हाँ ठीक है, ये तेरे ही तो पति हैं, मेरे दोस्त ही बन जाए वही बहुत है। मैं तो उतने में भी खुश हो जाऊंगी। सुमन, ये तुम्हारी दोस्त कैसी बातें कर रही है? मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये थोड़ा ज्यादा ही रंगीन मिजाज की है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है बस। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं रूम में जाता हूँ, तुम दोनों बातें करते रहो। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शालिनी और सुमन आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने घर चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक दिन देर रात अनुज लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक हार्ट का इमोजी आता है, जिसे देखकर वो इग्नोर कर देता है। फिर लगातार बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिससे परेशान होकर वो नंबर पर कॉल करता है। कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जिसे आपने बाहों में भर लिया था अपनी पत्नी समझकर। शालिनी, तुम हो क्या? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिसे हम दिल से चाह ले, हम उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। ये तो बस नंबर था जीजू। देखो शालिनी, मैं इतना ओपन माइंडेड भी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा ये रंगीन मिजाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तुम मुझसे नॉर्मल ही बात किया करो। ओके जीजू, जैसा आप कहें। और आज के बाद मुझे ऐसी हार्ट वाली इमोजी बिल्कुल भी सेंड मत करना। अनुज इतना कहकर कॉल कट कर देता है और अपने काम में लग जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन शालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो रोज रात अनुज को बहुत सारे प्यार भरे मैसेज करती है। अपनी पत्नी के कारण अनुज शालिनी को कुछ नहीं कहता। एक दिन वो ऑफिस से घर आ रहा होता है, तभी शालिनी उसे रास्ते में मिल जाती है और उससे घर छोड़ने की जिद करती है। उसके बहुत कहने पर अनुज मान जाता है और उसे बाइक पर बिठा लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद शालिनी पीछे से अनुज की कमर पकड़ लेती है। तभी अनुज गुस्से में बाइक रोक देता है। क्या हुआ जीजू, आपने बाइक क्यों रोक दी? बाइक खराब हो गई क्या? नहीं, बाइक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मेरा दिमाग जरूर खराब हो रहा है। जिस दिन से मिली हो जीना हराम कर रखा है तुमने आके मेरी कमर क्यों पकड़ी? जीजू, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, मैं माइंड नहीं करूंगी कुछ भी। देखो, साफ सीधी सी बात तो ये है कि मुझे तुम्हारा ये रंगीन मिजाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और हाँ, तुम उसकी दोस्त हो तो तुम्हें हमारे बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए उसे मैंने कुछ बताया तक नहीं है अभी तक। लेकिन अगर तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो मुझे मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना सुधर जाओ तुम। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की सारी बातें मार्केट से लौट रही सुमन सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे अपने पति पर बहुत ही गर्व फील होता है और वो अपने पति की खुशी के लिए खुद ही शालिनी से दूरियां बढ़ाना शुरू कर देती और इस तरह से अनुज को अपनी बीवी की रंगीन सहेली से ही छुटकारा मिल जाता है। सुरेखा और नीतू कहने को तो सास बहू थी, लेकिन दोनों के विचार और स्वभाव दोनों में बहुत ही अंतर था। सुरेखा जहाँ एक नंबर की कंजूस थी, हर काम नाप तोल के करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू नीतू बहुत ही खर्चीली और शौकीन थी, जिसके चलते आए दिन दोनों में बहस होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुरेखा और उसका बेटा अजीत नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ अनेकों तरह की दाल सब्जियाँ और खाने के अच्छे अच्छे आइटम देखकर सुरेखा कहती है, हाय हाय बहू, अपने घर वालों के साथ साथ के पड़ोसियों को भी दावत पर बुलाया है, जो इतना सारा खाना और इतने तरह का खाना बनाया है। बिल्कुल नहीं माँ जी, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं दूसरे लोगों को अपने यहाँ दावत पर बुलाऊंगी? राशन फ्री में थोड़ी मिल रहा है।
अरे वाह, क्या बात बोली है बहू। लेकिन जो बोला है अगर वह समझा भी होता तो इतना सारा खाना नहीं बनाया होता। माँ जी वो क्या है कि आज मुझे कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा था और बनाते बनाते पता ही नहीं चला मैंने इतना सारा खाना बना लिया। माँ अब जाने भी दो ना, आप अपनी कंजूसी बाद में दिखा लेना। इतना अच्छा खाना बन ही गया है तो अब इसे खा भी ले। बेटा, लगता है तेरी बीवी दिन पर दिन पागल होती जा रही है। ये अगर ऐसे ही करती रहेगी तो कुछ दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, बस खाना ही तो बनाया है। क्या किया है तूने? अरे पूरे महीने का राशन एक ही दिन में बना लिया, उसके बाद भी पूछ रही है कि मैंने क्या किया है। माँ अब कितना बोलोगे आप, खाना दोगे भी कि नहीं? मैं तो आप लोगों की ये रोज रोज के बिना बात की बहस से परेशान हो गया हूँ। ठीक है लड़ो आप लोग, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब, लेकिन तू ऐसे भूखे मत जा। इतना खाना बनने के बाद भी अगर तू भूखा जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी बहस के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद अजित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और नीतू भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो अपने सारे काम खत्म करके हॉल में टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास सुरेखा वहाँ आती है और कहती है, बहू ये सत्संग देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जो चीज कहते हैं तू उनमें से एक भी काम नहीं कर सकती है। इसमें सब मोह माया छोड़कर संत वाली जिंदगी जीने को कहते हैं, लेकिन तू तो ऊपर से नीचे तक मोह माया से भरी हुई है। माँ जी मुझे सत्संग देखना बहुत अच्छा लगता है और शांति मिलती है मन को, अच्छे विचार आते हैं मन में। अच्छे विचार, वो भी तेरे मन में? कभी हो ही नहीं सकता। तेरे अंदर तो मोह माया के सिवा कुछ नहीं है। तू कहाँ संतों वाली जिंदगी जी पाएगी? माँ जी मैं भी संतों वाली जिंदगी जी सकती हूँ। आप मेरी भक्ति का मजाक मत उड़ाइए। जहाँ मुझे मेरी भक्ति और मोह माया से किसी को चुनना होगा तो मैं अपनी भक्ति को ही चुनूंगी। नीतू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नीतू की सत्संग को लेकर और आस्था और बढ़ जाती है और उसके अंदर भी संत बनने की भावना आने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नीतू अपने कमरे में संतरी कलर की साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए नीचे आती है। तभी सामने हाथों में पूजा की थाल पकड़े हुए खड़ी सुरेखा की नजर नीतू पर जाती है, जिसे देखकर उसके हाथों से पूजा की थाल जमीन पर गिर जाती है और वो कहती है, हाय राम, बहू तूने क्या संतों वाला हुलिया बना लिया। अरे पड़ोसियों जरा देखो, मेरी बहू तो संत बन गई। हाँ माँ जी यही समझ लीजिए। अब मुझे किसी भी चीज की मोह माया नहीं, मुझे बस अब संतों की तरह जीवन गुजारना है, उन्हीं की तरह रहना है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से तेरा सत्संग देखना बंद। उसी से तेरा दिमाग खराब हो गया है, बस और कुछ नहीं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सुरेखा की बहू संत बन गई है। सुरेखा नीतू को संत बनने के लिए सुना ही रही होती है कि तभी अजित हाथों में सोने का हार लेकर उसके पास आता है और उसके हाथ में रखते हुए कहता है, यार तुम रात में इतनी जल्दी सो गई थी इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं पाया। ये देखो तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ मैं। अब टूटेगा इसका संतपना और बाहर आएगा इसका मोह। देखिए मुझे अब ये सब नहीं चाहिए और आज के बाद मुझे आप हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ, एक संत हूँ जिसका किसी मर्द को छूना भी पाप है। हाँ एक मिनट, मैं हार के चक्कर में तो पूछना ही भूल गया था, ये तुमने अपने संतों वाला हाल क्यों बना रखा है? अब यही सच है, मैंने अब संतों का रूप अपना लिया है और मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करिए आप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बस, और कुछ नहीं। अजीब गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन नीतू के संतपने में कोई बदलाव नहीं आता है। सुरेखा और अजित नीतू का ये संत रूप देखकर बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन अजित ऑफिस में अपने कैबिन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दोस्त ज्योति वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या बात है अजीत, तुम मुझे कुछ टाइम से काफी परेशान लग रही हो। पहले तो सबसे पहले कितना हंसकर बात करते थे, कितना खुश रहते थे, अब क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसको क्या बताऊं, मेरी बीवी संत हो गई है, वो भी इस उम्र में, किसी की नहीं सुन रही, इसलिए मैं परेशान हूँ। कुछ नहीं यार, ऐसे ही परेशान हूँ, वो भी काम के चक्कर में। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज तक तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं छिपाई है, तो आज ऐसी क्या बात है जो तुम्हें छिपाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि तुम काम से डरकर परेशान होने वाले इंसान तो हो नहीं। हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ से परेशान हूँ। तो बताओ क्या बात है, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ज्योति के बार बार कहने पर अजित उसे अपनी बीवी के संत बनने की सारी परेशानी को बताता है, जिसे सुनने के बाद ज्योति उसे कहती है,
अरे मेरे दोस्त, सच में मन में संत की भावना रखना संत बनना और टीवी देख देख कर संत बनकर घूमना, दोनों में बहुत अंतर है, समझे? तुम ही कहते थे ना कि तुम्हारी बीवी बहुत शौकीन थी और उसकी सबसे कीमती चीज जिससे वो बहुत प्यार करती है उसे छीन कर देखो। जब उसे अपनी मनपसंद चीज छीनती हुई दिखेगी तो देखना उसका सारा संतपना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, लेकिन करना क्या है? ज्योति के पूछने पर अजीत उसे बता देता है कि उसे उसके साथ मिलकर एक झूठी शादी का नाटक करना है नीतू के सामने, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसकी लाइफ में किसी और औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को भी फोन करके सारी बातें समझा देता है और थोड़ी देर बाद ज्योति के साथ झूठी शादी करके अपने घर पहुंचता है, जहां नीतू अजीत और ज्योति को शादी के जोड़े में देखकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये आपने क्या किया? माँ जी, जरा अपने बेटे की करतूत देखिए। एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर आए हैं। मेरी दूसरी शादी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अब एक संत हो, अब तुम्हें मुझसे कैसा मोह? तुमने तो अपनी सारी मोह माया त्याग दी है ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कुछ करने या ना करने से। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। मैं भी बिना वजह इतने दिनों से समझाने में लगी थी बहू को कि अपना ये संतपना छोड़ दे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इससे तो सारी परेशानी दूर हो गई। अब मेरी नई बहू मेरे घर और मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी। क्या कहा माँ जी आपने? बहू? अरे आप ठीक तो हैं? आपकी बहू मैं हूँ, ये नहीं। और आप तो कहते थे आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर ये सब क्यों? मैं प्यार अपनी बीवी से करता था, लेकिन अब तो तुम संत बन गई हो, तो जियो आराम से अपनी संतों वाली जिंदगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ मेरी संत बहू, अब तुझे जितना संत बनकर रहना है रह ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, जाकर संतों के आश्रम में, वो रहा दरवाजा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोई संत बनते नहीं बनना है, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज। मैं तो बस आपके तानों से परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने संत का चोला धारण कर लिया। बस माँ जी, मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना है। नीतू के बार बार माफी मांगने पर और उसे अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद अजीत नीतू को अपनी झूठी शादी की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर वो खुश होकर अजीत को गले लगा लेती है और अपना संत का चोला भी छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।